23 का चुनाव, बुंदेलखंड करण। मैदान में उतरेंगे बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस हर इलाके और विधानसभा पर फोकस कर रही है। कमजोर से कमजोर और मजबूत से मजबूत सीट पर समीकरण सेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। महाकौशल, ग्वालियर, चंबल के बाद अब दोनों ही पार्टियों की नजर बुंदेलखंड पर है। बुंदेलखंड वो इलाका है जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। कैबिनेट में 3 मंत्रियों के होने से ये प्रदेश का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये पावर हाउस ऐसी ही ऊर्जा देता रहे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरेंगे। प्रदेश के 5 जिलों से यात्राएं निकलेंगी और इसका सेंटर होगा सागर जिला। 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। 25 जुलाई से 5 यात्राएं प्रारंभ होगी, 5 अलग अलग स्थानों से, और ये सब अलग अलग गांव से, गांव की माटी, नदी का जल लेकर फिर सागर पहुंचेगी, जहां अभी जो तय तिथि है 12 अगस्त, उस दिन संत भगवान रविदास जी के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा। जाहिर है इस आयोजन के जरिए बीजेपी की नजर दलित वोटर्स पर है, जो पिछले चुनाव में कुछ ठिठके नजर आए थे। संभावना है कि इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी सागर आ सकते हैं। 12 अगस्त को बीजेपी पीएम मोदी के दौरे की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी के किले में सेंध लगाने 13 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस दलित चेहरे के रूप में उन्हें वोटर्स को साधने मैदान में उतारेगी। बीजेपी के तरह कांग्रेस भी उतनी ही आश्वस्त नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत तो एससी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या है, इस वर्ग का हर आदमी जानता है। 3 बार विशाल रविदास भवन बनाएंगे तो नहीं बनाया, फोकस की बात नहीं है। हम लोग प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी सभा हमने सागर में निर्धारित की है। बुंदेलखंड में ये मान के चलिए आप कि 20% पे बीजेपी है, 80% पे कांग्रेस है। बात समीकरणों की करें तो बुंदेलखंड में 230 विधानसभा सीटों में से 26 सीटें आती हैं। 2018 के चुनाव में 14 सीटें बीजेपी तो वहीं 10 सीटें कांग्रेस और एक सपा बसपा ने जीती। वहीं 2020 उपचुनाव के बाद बीजेपी की सीटें 14 से बढ़कर 17 हो गई। इधर क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। यानी साफ है कि इन समीकरणों के साथ बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत से जुटी है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बुंदेलखंड में नए समीकरण और नई सियासत जरूर देखने को मिलेगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बुंदेलखंड में दिग्गजों की मौजूदगी चुनाव को और कांटे का बनाएगी? सवाल नंबर 2, दलित वोट बैंक को साधने किस रणनीति पर काम करेगी कांग्रेस? सवाल नंबर 3, क्या 2020 उपचुनाव का असर भी देखने को मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है टारगेट पर इलाके। तो चुनाव आया तो इलाकों की भी इलाके बंदी हो जाती है और टारगेट पर वो क्षेत्र आ जाते हैं जो मध्य प्रदेश में 2 ही दल कांग्रेस बीजेपी वो दोनों टारगेट करते हैं कि जिस क्षेत्र में हमारे प्रतिद्वंदी का कुछ अधिक प्रभाव है वहाँ हमारा प्रभाव भी हो। बहरहाल ये तो कोशिशें चलती रही हैं, चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश में अब एक नेक्स्ट लेवल सियासत का ज़रूर तैयार हो गया है, क्योंकि चुनाव जो मई और जून में जो प्रचार, बैठक, रणनीति का मसला हमें थोड़ा स्लो दिख रहा था, वो जुलाई के, बल्कि आप कह सकते हैं जून के अंतिम सप्ताह से आते आते अब तक पूरी ताकत से ज़ोर पकड़ चुका है और अब इसको और पेस मिलता ही जाएगा और गति मिलती ही जाएगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत करता हूं। अवनीश बुंदेला जी हैं, उपाध्यक्ष युवा नेता कांग्रेस मीडिया विभाग के, उनका स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह आप देखते हैं कि अब ये भी माना जा रहा है कि रक्षाबंधन पर
एक और बड़ी घोषणा महिलाओं के हक में सामने आ सकती है और उसकी पूरी रूपरेखा जो पहले से ही बन रही थी और वो बन चुकी है, और वो घोषणा जो महिलाओं के किचन से जुड़ी है उससे जुड़ी एक घोषणा बीजेपी कर सकती है। वहीं अब इलाके बंदी है, बुंदेलखंड की बात है, तैयारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से हैं, बीजेपी की यात्राएं हैं। कैसे देखते हैं आप अब सियासत का ये जो स्तर हमको जुलाई के आखिरी सप्ताह के आते आते दिख रहा है, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, जो सरकार है वो अपने तरीके से वोटर को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती रहती है और हर चुनाव में हम देखते हैं कि घोषणाएं होती हैं और उसका जो अब एक नया पैटर्न आया कि हमने पहले घोषणाओं पर अमल भी करके दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरा, जो संगठन की गतिविधियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, कई बार योजनाएं फिसल जाती हैं हाथ से, वोटर अपने हिसाब से कास्टिज्म और रीजनल जो पॉलिटिक्स होती है वो उसके हिसाब से देखता है, जहां दम वहां हम भी कई बार देखने को मिलता है। तो उसकी जो घेराबंदी है वो इस बार मध्य प्रदेश में कुछ हम पहले से देख रहे हैं कि पहले से इसकी तैयारी है। और बुंदेलखंड में आप देखते हैं ना कि बहुत बैकवर्ड पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड भी रहा है, बहुत सारे वहाँ पॉलिटिकल, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देख रहे हैं तो कुछ पॉलिटिकल वहाँ नेताओं के मतभेद भी हैं। यदि वो दूर कर लेती है पार्टी, ये जो एक्सरसाइज है मूलतः वो अपनी ताकत दिखाना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि हम सब एक हैं और उसी लिए वो आप चाहे जाति के हिसाब से हो या आप जिलों के हिसाब से हो, वो हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए है और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को वो फोकस करके चल रही है, क्योंकि वो 2018 की तरह चाहे अनुसूचित जाति का मामला हो या रीजन पॉलिटिक्स हो, उसमें चूकना नहीं चाहती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही वजह है कि इलाके बंदी शुरू हो गई है और दोनों ही दल एक दूसरे के क्षेत्रों पर ध्यान रखते हुए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। अवनीश जी, आप किस तरह देखते हैं? बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जहां से आपका भी ताल्लुक़ है और अब सियासत का एक सक्रियता का क्रम हम बुंदेलखंड में देख रहे हैं। महाकौशल हो चुका, विंध्य रीजन की तरफ भी रुख हो चुका, अब बारी है बुंदेलखंड की और फिर इसके बाद मालवा निमाड़ की तरफ बढ़ा जाएगा। जी शरद जी, देखिए, बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है कि शायद जिसने भारतीय जनता पार्टी को जितने ज़्यादा बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, भाजपा को बुंदेलखंड का धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ से मुख्यमंत्री भी दिया उमा भारती जी, वर्तमान में भी देखें शरद जी तो 2 केंद्रीय मंत्री हैं, वीरेंद्र खटीक जी हैं और आपके प्रहलाद पटेल जी हैं, बुंदेलखंड से आते हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सिर्फ एक नाम याद आता है पिछले कुछ सालों में, तो वो सत्यव्रत चतुर्वेदी जी थे, जो एक बड़े नेता हुए, जो केंद्र तक जिनकी अच्छी धाक रही, धमक रही। और उसके पहले और भी कई नेता हैं, लेकिन मैं अगर पिछले 25-30 साल का इतिहास निकालूं तो ये है। बाकी अगर आप आज की शिवराज जी की कैबिनेट की बात करें शरद जी, तो 4 मंत्री बुंदेलखंड से आते हैं, 3 तो एक ही जिले से आते हैं, सागर से, और एक जो आते हैं पन्ना से भी आते हैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला उनका नाम है। तो मैं, लेकिन उसकी तुलना में शरद जी अगर आप बुंदेलखंड की स्थिति देखें, अगर 18 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार है, भाजपा सरकार है, मतलब उस तुलना में बुंदेलखंड को कुछ मिला नहीं है। मतलब आप देखें, आज भी बुंदेलखंड में जो सबसे बड़ी समस्या वो एक पलायन की समस्या है। शिक्षा, आज भी आप देखें, जो पूर्व में जो एक सागर एक एजुकेशन हब हुआ करता शरद जी, आज भी सागर ही एजुकेशन हब है। भले ही 2 नए मेडिकल कॉलेज अभी हाल फिलहाल शिवराज जी ने मंजूर कर दी वहाँ के लिए, एक सागर में खुला, एक छतरपुर में शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी शरद जी एक बहुत बड़ा, जैसे इंजीनियरिंग का कहीं कोई, अगर आप मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो कोरोना में पूरी कलई खुली कि बुंदेलखंड कितनी मतलब परेशानी झेलनी पड़ी वहाँ की जनता को। तो ये सब अगर आप देखें, अच्छा अब समस्या ये है, मतलब भाजपा के पास, शिवराज सरकार के पास इतने बड़े बड़े नेता हैं वहाँ पर, लेकिन अब आप देखें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के BD शर्मा जी, वो भी बुंदेलखंड में है वर्तमान में। आप देखें वहाँ खजुराहो से सांसद हैं, लेकिन बुंदेलखंड के हाथ खाली हैं, वहाँ के युवाओं के हाथ खाली, जनता के हाथ खाली हैं। बल्कि क्राइम बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ा विषय है शरद जी, मतलब पिछड़ापन एक बहुत बड़ा विषय है, अच्छी सड़कें आज भी बहुत बड़ा विषय है, रोजगार तो बात है ही है। बाकी सबसे बड़ी बात देखें, वर्तमान में शिवराज सरकार में अगर सबसे ज्यादा कहीं गुटबाजी है तो अगर आप बात करें शरद जी तो मतलब सागर में है। सागर में सोचे, एक जिले से 3 मंत्री होने ही अपने आप में गुटबाजी पूरा बढ़ावा देता है। आपने जिस तरह से आरोपण किया, सर आरोपण नहीं किया मैंने, वास्तविक स्थिति बताई। बुंदेलखंड में सब इसीलिए गड़बड़ी है तथाकथित रूप से कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप वहां से आती है, ऐसा आपका मानना है।
तो पूरा समय आपने बीजेपी नेताओं की प्रशस्ति में, आलोचनात्मक प्रशस्ति में आपने दिया। चलिए यशपाल जी, आपने सुनी आपके अनुज जो हैं, आपके जो छोटे भाई हैं कांग्रेस के अवनीश जी की बात। उनका कहना है कि साहब मतलब वो मुझे मिसाल याद आती है कि जहाँ भी दिग्गज नेता हैं वहाँ सब गड़बड़ है। इसी तरह की बात उनकी पूरी बातचीत से दिख रही है। आप कैसे देखते हैं बुंदेलखंड भी और ओवरऑल चुनाव की तैयारियां और उसमें बीजेपी की स्थिति को? जी बुंदेला जी तारीफ भी कर रहे थे, डर भी लग रहा था उनको, सहमे हुए भी थे, ऊपरी ऊपरी तारीफ भी कर रहे थे, अंदर अंदर से आलोचना भी कर रहे थे। अगर 2 मेडिकल कॉलेज दे तो बुंदेला जी हमारी सरकार ने दी है। अगर खजुराहो का मान सम्मान बढ़ाया तो हमने ही बढ़ाया है। अगर हम केन बेतवा की बात करें तो बुंदेलखंड में हम ही केन बेतवा लेकर आए, जो तस्वीर और तकदीर बदलेगी क्षेत्र के किसानों की। पलायन की स्थिति जब बनती थी तो केन बेतवा नदियों से नदियों को जोड़ने का जो एक ड्रीम, एक सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, उसको पूरा करने का काम भी हम कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 केंद्र में मंत्री दे रखे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे बुंदेलखंड से ही आते हैं। जिस प्रकार से आपने बीजेपी के 3 और नेताओं का और चौथा ब्रजेश जी का नाम लिया, हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके दल ने बुंदेलखंड की उपेक्षा क्यों की? विकास में भी की है, ओहदों में भी की है। एक नाम बताया आपने चतुर्वेदी जी का, उसके अलावा कोई नेता आपने दिया नहीं केंद्र में और राज्यों में। और हम तो निरंतर मान सम्मान भी दे रहे हैं नेताओं के माध्यम से, जनहित के जन कल्याणकारी काम भी कर रहे हैं। बुंदेलखंड को जो उसका हक मिलना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में, कहाँ नहीं बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, ये आप बताने की कृपा करना। और जहां तक बुंदेलखंड में और विशेष करके सागर में जो काम होने जा रहा है शरद जी, 13 अगस्त को लेकर के, वो वास्तव में बहुत अनुकरणीय है। आज ही हमारे मंदसौर और नीमच जिले में इस यात्रा के और हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष लाल सिंह जी आर्य मेरे ही अपने जिले में और नीमच जिले में आए। हमको भी सौभाग्य कि वो यात्रा हमारे यहाँ से निकलेगी। 100 करोड़ रुपए का मंदिर सागर में बनने जाएगा, जिसकी आधारशिला रखने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होने जा रही है। और न केवल मंदिर रहेगा शरद जी, ये सांस्कृतिक केंद्र भी रहेगा। और जिस प्रकार से संत रविदास जी का जो भाव था सांस्कृतिक समभाव का, समरसता का, जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही भाव संत रविदास जी को हुआ करते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है शरद जी कि अगर 13 तारीख को हम लोग, 12 तारीख को हम लोग कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या खड़गे जी 13 तारीख को आकर के इस योजना को नकारने आ रहे हैं, रविदास जी की मंदिर को, सांस्कृतिक को, या स्वीकार करने आ रहे हैं? आखिर ये भारतीय जनता पार्टी जब जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ करने की बात करती शरद जी, तो कांग्रेस को क्यों तकलीफ होने लगती है? क्यों वो आलोचना हमारे दल के प्रति, हमारे दल के नेताओं के प्रति करती? आप इससे अच्छा करके बताइए ना। आप कहिए ना कि सागर में हम यह करने जाएंगे। आप खड़गे जी को लाकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हमारी योजना ठीक नहीं है? क्या मंदिर बनाना उचित नहीं है? क्या पूरे मध्य प्रदेश के चारों जिलों से जल और मिट्टी लाना बताइए बुंदेला जी, कई सवाल कर रहे हैं यशपाल जी, कई सवाल खड़े कर रहे हैं सर जी। अगले दिन खड़गे जी आ रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकालें? 12 के बाद 13 को खड़गे जी हैं। देखिए सर जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो मंदिर बनाकर या किसी इमारत का नाम बदलकर ये किसी वर्ग विशेष का, किसी समाज का विकास नहीं कर सकते। ये सीधी के पेशाब कांड ने बिल्कुल साबित कर दिया शरद जी। मुझे बड़ा क्षमा चाहूँगा, ये शब्द मुझे उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आप वहाँ भी मोदी जी ने जाके बड़ा सा इवेंट किया, लेकिन अगले दिन क्या हुआ था हम सब ने देखा। आदिवासियों पर, दलित भाई बहनों पर जितने अत्याचार, उन बहू बेटों के साथ बलात्कार जो वर्तमान की सरकार के दौरान हुए शरद जी, ये काला अध्याय है भाजपा का, शिवराज सरकार का, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे लगता है आदरणीय सिसोदिया साहब से सुनने में कोई, मैं या तो मैं उस समय नहीं मिला तो नहीं कह पाया, लेकिन जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, हमने बुंदेलखंड को पर्याप्त नेतृत्व दिया है। पिछले 15 महीने की सरकार में देखना तो ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी जो अब दिवंगत हो गए, स्वर्गीय हो गए आदरणीय, इसके अलावा आप गोविंद राजपूत जी देख लें, अगर पूर्व में जाएं तो एक यादवेंद्र सिंह जी देख लें, कई सारे नेता हुए, तो भंवर राजा एक करके नेता हुए। तो सर जी हमने हमेशा प्रयास किया कि बुंदेलखंड को नेतृत्व मिले। लेकिन अब ये विडंबना कहें या इसको ये कहें कि 18 साल से एक ही सरकार है, एक ही बीच में 15 महीने के लिए हम आए, सर जी कहने का मतलब ये है
इस सरकार ने विकास नहीं कर पाया। ओरछा की अगर मैं बात करूं तो 15 साल ही रहे, इनने कभी वहां के मंदिर के लिए विकास की कभी कोई बात नहीं की। चलिए कई सारे लोग मारे गए, वहां पे पुल नहीं बना, वो पुल हमने बना, बल्कि इनने भी हमने मंजूर किया, इनने पुल की गुणवत्ता ऐसी बनाई शरद जी कि बनते बनते वो पुल दरक गया। तो ये वास्तविकता जी दिनेश जी, अवनीश जी भी ये बात तो स्वीकारते हैं कि बीते 2 दशकों में बुंदेलखंड से कोई ऐसी टावरिंग लीडरशिप कांग्रेस की नहीं रही है। मालवा निमाड़ में भी आप देख लें तो सज्जन सिंह वर्मा जी सोनकच्छ से जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद कोई बड़ा नेता अरुण यादव जी को निमाड़ में छोड़ दें तो कोई ध्यान में नहीं आता। और इसी तरह विंध्य की बात करें तो सीधी से अजय सिंह जी ध्यान में आते हैं, और भोपाल और इसके आसपास जिसको मध्य भारत रीजन चुनावी विश्लेषण की दृष्टि से हम कहते हैं, तो वहाँ दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन जी सामने आते हैं। कांतिलाल भूरिया जी को आप उधर ट्राइबल में मान लीजिए, लेकिन इनमें से वो जो एक पहले क्षत्रप कल्चर था, माधवराव जी, बाद में ज्योतिरादित्य जी, मोतीलाल वोरा जी, श्यामाचरण विद्याचरण, अर्जुन सिंह जी, ये जो था मामला वो कांग्रेस का अब नहीं रहा। बीजेपी में जरूर कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते महाकौशल ट्राइबल बेल्ट में हैं, राजेंद्र शुक्ला जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि वो कल्चर जो पहले कांग्रेस में था वो अब बीजेपी में है। इसके गणित को, समीकरण को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल आप देखिए बहुत सारे बड़े बड़े नेता बुंदेलखंड से हुए, लेकिन जो वहाँ की जो जातिगत समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं वो कुर्बान हो गए। आप ब्रजेंद्र राठौड़ तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन आप देखिए जब तक वो रहे तो उन्होंने उस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या आसपास अपना बहुत उपयोग किया। अब बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो कांग्रेस की राजनीति है तो 2003 के पहले की जो राजनीति है उसको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 साल का ये समय है, और 20 साल का समय आप उसके पहले का भी देख सकते हैं कि जो 1993 में जब सरकार बनी तब कांग्रेस के छत्रपों की स्थिति क्या थी। वो दिखती थी पार्टी की छत्रपों की पार्टी है, लेकिन उसके बाद वो छत्रप कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार हो गए। आप जिन नाम गिनाए आपने जितने, ज़्यादातर आप देखिए वो कब राजनीति में आए थे। उसके बाद क्या कांग्रेस की राजनीति में बहुत सारे लोग आए, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिली, या तो उनको टिकट नहीं मिला, या उनको गुटबाजी के कारण घर में बैठा दिया गया। यदि आज कांग्रेस की जो स्थिति वो है तो इसी के कारण ना, कि गुटबाजी के कारण लोग छत्रप उभर नहीं पाए, लोग अपना प्रभाव नहीं बना पाए। और जो देख रहे हैं ना कि आप गुटबाजी कैसी है, कि अब जो सिंधिया जी चले गए तो उसके बाद तो और कमजोर हो गई, उसका भी छत्रप पॉलिटिक्स क्या रीजन में फायदा पहुंचाती है पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो एक लिंक होता है हमेशा, जो है बड़े नेता के पास उससे छोटा नेता होता है, फिर उससे छोटा नेता, एक लिंक होती है, सपोर्ट की एक लिंक होती है। तो अब वो सपोर्ट की लिंक नहीं होगी, ले दे के राजनीति 2 चेहरों पे खत्म हो जाती है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। आप बाकी चीज़ तो जो है इन्हीं के इर्द गिर्द है ना, इसके अलावा तो है नहीं। कांतिलाल भूरिया का भी जिक्र करेंगे तो आपको दिग्विजय सिंह का नाम आएगा, सज्जन वर्मा का जिक्र करेंगे तो कमलनाथ का नाम आएगा, दूसरे कोई चेहरे दिखते नहीं। इन लोगों ने भी अपने आप को फ्रंटलाइनर पॉलिटिशियन नहीं रखा, ये भी कहीं ना कहीं पीछे खड़े हुए आपको दिखाई देते रहे। तो जो अपनी सपोर्टर जो है, सपोर्टिंग जो है वो नहीं उन्होंने क्रिएट की। यदि आप देखेंगे अभी जीतू पटवारी जिस तरह से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, जी जी जी, तो जीतू पटवारी जिस तरह से पोजीशन कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक कोई भविष्य की संभावना दिखाई देती है यदि उनको गुटबाजी का शिकार नहीं बनाया गया या कोई अनहोनी नहीं हुई। बिल्कुल तो आप देखिए ना, बहुत कम लीडर हैं जो इस तरह से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। बिल्कुल, बिटवीन द लाइन्स ऐसा प्रतीत होता है यशपाल जी की दिनेश जी के विश्लेषण का सिरा कहता है कि क्षत्रप पॉलिटिक्स फ़ायदा देती है। पहले ये एडवांटेज कांग्रेस ने खूब उठाया, लेकिन बाद में जब से वो गुटबाजी में उलझी और उस गुटबाजी की वजह से क्षत्रप पॉलिटिक्स के जो उत्तराधिकारी वाले नेता थे, जैसे दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन जी की बात कर लें, या अर्जुन सिंह जी के बाद अजय सिंह जी की बात कर लें, इसमें अपवाद हो सकते हैं कुछ नेता, लेकिन अधिकांश उत्तराधिकार वाले नेता अपने पिता की तरह वो हैसियत शायद उस तरह की नहीं मजबूत रही। लेकिन बीजेपी में जो चेहरे अभी हैं वो ऐसे चेहरे हैं जो बड़े पद की रेस में भी हमेशा शामिल माने गए और आज अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स के ताकतवर नेता भी हैं। तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन समय दर समय पर शरद जी सबको मौका देता है, सबको अवसर देता है, फिर चाहे वो जनप्रतिनिधि की भूमिका में कोई ओहदा हो, चाहे फिर संगठन के में आगे बढ़ाने का काम हो। हमने कभी भी देखिए शरद जी पिछले समय हमने एक नवाचार किया था। हमने युवाओं को मंडल अध्यक्ष बनाने का काम किया, यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे से बहुत जूनियर लोग जिले के अध्यक्ष और मंडल के अध्यक्ष बने। संगठन में भी हमने ये जो ट्रेंड कांग्रेस का कल भी था और आज भी है। शरद जी, कल ही हमने एक बाइट सुनी है, एक स्पीच सुना है नकुल नाथ जी का। मंच पर अपने पिताजी को भावी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये अब आप देख लीजिए कि पिता पुत्र को बढ़ा रहा है, पुत्र पिता को बढ़ा रहा है, तो ये अभी इर्द गिर्द है। अगर सज्जन जी से रात को भी आप पूछेंगे तो एक ही जवाब आएगा, कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह जी के भी जो सिपह सलार है वो दिग्विजय सिंह जी के इर्द गिर्द है। हमारे इसमें संगठन में भी और सत्ता में भी बराबर भागीदारी होती है शरद जी, बराबर हिस्सेदारी होती है। आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं, हमेशा सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तभी तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इसी के आधार पर हम सत्ता और संगठन का तालमेल और समन्वय लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं शरद जी। कम वक्त है मेरे पास। अवनीश बुंदेला साहब, आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया। सर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में पिछली बार आपने देखा कि हम 10 सीटों से ज़्यादा जीत कर लाए थे, अगर टोटल 24 सीटों की हम बात करें। और सर जी, इस बार की जो स्थिति वहाँ की जनता ने भी एक मन बनाया, क्योंकि जनता ने देखा कि पूरा भाजपा की अंदरूनी छतरपों गुटबाजी में पूरा 5 साल निकल गया, लेकिन वहाँ की जनता के हाथ खाली रहे शरद जी। तो आप देखिएगा इस बार कांग्रेस पार्टी वहाँ बड़ी लीड लेकर आएगी। हो सकता हम 20 सीटों के आसपास पहुंचे, पहली बात शरद जी। और जो मैं शुरुआत में ही कहा कि बड़े नेता भाजपा से हुए शरद जी, तो वो अच्छी बात है। जहाँ से भी बड़े नेता होते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं। देखिए, बात हो राजनीतिक नहीं है। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, मैं वहीं का हूँ, तो हमें भी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनी तो शायद हमारे जिले का, शहर का विकास हो। तो एक जनता उम्मीद बांधती। मतलब अभी वर्तमान 2-2 केंद्रीय मंत्री, 4-4 कैबिनेट मंत्री हैं, तो जनता को उम्मीद रहती। बस मेरा इतना निवेदन है कि वो उम्मीदें जनता की पूरी होना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है, क्योंकि ये सवाल विंध्य रीजन और ख़ासतौर से सीधी और उसके आसपास के इलाके में भी दशकों तक पूछा जाता रहा। क्या जो व्यक्ति जिस रीजन से आता है वो इस प्रेशर में रहता है कि मैं अगर यहीं पर फोकस करूंगा तो लोग कहेंगे आप तो पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि एक रीजन के मुख्यमंत्री हैं? तो क्या दिया तले अंधेरा जैसी एक बात हो जाती है? या उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुलायम सिंह जी ने सैफई और उसके आसपास के इलाके को जिस तरह से डेवलप किया, तो क्या ये एक परंपरा होनी चाहिए? ये एक बड़े सवाल ज़रूर हैं, लेकिन ये प्रश्न मध्य प्रदेश के 2 रीजन के लिए तो पूछा जाता रहेगा। बुंदेलखंड जो स्वाभाविक रूप से बहुत सी चुनौतियों से जूझता रहा, और इसी तरह बघेलखंड जो स्वाभाविक रूप से बहुत सी चुनौतियों से जूझता रहा, और दोनों ही सामंती ताकतों के लिए भी पहचाने गए, जहां कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष भी था और एक अगड़े और पिछड़े की संघर्ष यात्रा का एक दृश्य भी हमने बराबर देखा है। तो ये सवाल तो खैर एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आप चिंतन मनन विश्लेषण करते रहिए। बहुत धन्यवाद करता हूँ आप तीनों का, यशपाल जी का, अवनीश बुंदेला जी का, दिनेश जी का। और आगे देखिए अफसरनामा और मुलाकात करिए 2011 बैच के छत्तीसगढ़ के IAS अधिकारी संजीव झा से। नमस्कार।